नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने भी शपथ ली है। सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था और लंच ब्रेक के बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट नीट शेम शेम बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की भी मांग कर चुका है। सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। जो सांसद जीत कर आए हैं वो लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना ये विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में जल्द सफलता हासिल करेंगे। इतना ही नहीं, 25 जून को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कल यानी 25 जून को संविधान के काले दिन की 50वीं वर्षगांठ है, जिस पर विपक्ष ने भी पलटवार करते हुए मजबूत विपक्ष का संदेश दिया है। ऐसे में अब उम्मीद है कि अब पक्ष और विपक्ष देश हित के मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा करते नजर आएंगे, लेकिन ये कितना सफल होगा इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि शपथ ग्रहण के साथ ही जो हंगामा शुरू हुआ तो आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश की संसद में आज हलचल थी। शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष उन तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर है जो वर्तमान में सुर्खियों में है। जिस संविधान को पीएम मोदी ने माथे लगाया, उसी संविधान को लेकर कई बयानबाजी लोकसभा चुनाव में देखी गई और नतीजा ऐसा आया कि अब कोई संविधान नहीं बदल सकता। विपक्ष के तमाम सांसद संविधान की किताब हाथ में लेकर संसद पहुंचे और मुस्कुराते नजर आए। इस बीच पीएम मोदी ने शपथ के बाद जो भाषण दिया उसका लहजा भी थोड़ा बदला बदला सा था। दरअसल प्रधानमंत्री ने जहां हमारी सरकार कहते हुए अपनी बात रखी थी, वहीं विपक्ष की महत्ता और उन्हें सम्मान दिए जाने की बात उतने मजबूत तरीके से नहीं की जैसे 2019 में की थी। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 2019 में 17 जून को शुरू हुआ था। उस दिन जब प्रधानमंत्री सदन पहुंचे थे तो बाहर करीब 7 मिनट तक संबोधन दिया था। इस बार उनका संबोधन करीब 15 मिनट लंबा रहा। 2019 में प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा जताते हुए उनकी बात को बराबर महत्व देने की बात कही थी। 2019 में 17 जून को सदन के बाहर प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था, लोकतंत्र में विपक्ष का होना, विपक्ष का सक्रिय होना, विपक्ष का सामर्थ्यवान होना ये लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। मैं आशा करता हूं कि प्रतिपक्ष के लोग नंबर की चिंता छोड़ दें। देश की जनता ने जो नंबर दिया है, हमारे लिए उनका हर शब्द मूल्यवान है, उनकी हर भावना मूल्यवान है। जब हम एमपी के रूप में बैठते हैं तब पक्ष विपक्ष से ज्यादा निष्पक्ष का स्पिरिट बहुत महत्व रखता है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना, विपक्ष का सक्रिय होना, विपक्ष सामर्थ्यवान होना ये लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। और मैं आशा करता हूं कि प्रतिपक्ष के लोग नंबर की चिंता छोड़ दें। देश की जनता ने उनको जो नंबर दिया है, लेकिन हमारे लिए उनका हर शब्द मूल्यवान है, उनकी हर भावना मूल्यवान है। और 18वीं लोकसभा यानी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के बारे में कहा, देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा करती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहें, ड्रामे होते रहें, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष
देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच आपातकाल की याद भी दिलाई और कहा कि कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि देश में कभी भी ऐसी कालिख न लग सके। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। विपक्ष ने सदन में संविधान सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और जमकर प्रदर्शन किया। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपराध, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। ये देखिए, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी, उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर संसद का पहला सत्र शुरू हुआ और शपथ ग्रहण से ही हंगामा भी शुरू हो गया। अब आगामी समय में इसकी तस्वीर कैसी होगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो संविधान को बचाना है, आपातकाल तो एक कह लीजिए कि बहाने जैसा हो गया है, और इसलिए क्योंकि ये बात आ ही रही है। देखिए, 2-3 बातें हैं, चर्चा पर जाऊं उससे पहले यहां मुझे कहनी ही पड़ेंगी। एक तो ये कि आपातकाल को यदि कह रहे हैं कि 50 साल होने को आ जाएगा, 25 जून का जिक्र किया गया, वाकई में मानना पड़ेगा, पॉइंट निकालना भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी से सीखिए। मतलब आप देखिए कि ये कोइंसिडेंस कह लीजिए या कुछ और है कि इसी वक्त पे ये तमाम चीजें आती हैं। ये 24 तारीख और 25 तारीख में सांसदों की शपथ होती है, 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, और उस 25 तारीख को कितने अच्छे से निकाल के ले जाना है, पूरा आपातकाल पे चले जाइए। मुझे लगता है यदि 50 साल हो गए ना इस चीज को, तो अब हमें उसको छोड़ देना चाहिए। वो अपने आप में ऐसी यादें हैं जिसको ऑलरेडी कोई नहीं भूल सकता, लेकिन उसको लेकर के आज हम वर्तमान में 18वीं लोकसभा में हम हैं,
अब चुनाव हो गए, तमाम चीजें हो गई, इसको लेके क्यों बैठे हैं? क्या कोई और बात नहीं है? क्या और कोई मुद्दा नहीं है? क्या देश में कुछ और नहीं हो रहा है जिस पे बोला जाए या बात की जाए? दूसरी चीज, विपक्ष को लेके जो हमने 2 प्रतिक्रिया आज अपनी इस रिपोर्ट में रखी हैं, जो 17वीं लोकसभा में थी, तब का लहजा देखिए और आज का देखिए। आज पीएम मोदी को, तब क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत नहीं था, तब कहा जा रहा था कि सब एक हैं, सब एमपीज एक साथ बैठते हैं, निष्पक्ष भाव से बैठते हैं। आज यदि वो ताकत में है तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अच्छे मुद्दों पर काम करें, ना कि नखरे दिखाएं, ना कि ड्रामा करें। तो क्या विपक्ष नखरे और ड्रामा करता है? ये भी अपने आप में सवाल है। देखिए, मकसद ये नहीं है कि पीएम मोदी जो कहते हैं हमेशा उस चीज को निकाल के और सिर्फ पिन किया जाए, बात ये नहीं है। पर ऑटोमेटिक चीजें आ जाती हैं कि एक पत्रकार को वो सारी बातों पर बात करना एक मजबूरी बन जाती है। अब सीधे चर्चा पे चलते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पुनीत जांगू हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीसम जैदी हमारे साथ जुड़े। मीसम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए फरीद खान हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियदर्शी जी का भी बहुत स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रमाकांत जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? रमाकांत जी, मुझे तो एक चीज आज अच्छी लग रही है कि चलिए सब चीजों से फ्री होके संसद का सत्र शुरू हुआ और शुरू होने के बाद शपथ हुई है। कुछ लोगों की शपथ कल हो जाएगी, उसके बाद स्पीकर का चुनाव हो जाएगा और सारी प्रोसेस में हम आ जाएंगे। एक पक्ष और विपक्ष को मजबूती के साथ तमाम मुद्दों पे बात करते देखेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा था कि काफी बैलेंस करके बहुत अच्छे मुद्दों पे बात होगी, कुछ अच्छा आगे हो पाएगा। यहां तो शपथ ग्रहण से ही हंगामा होता हुआ दिख रहा है और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष के पास शायद वो मुद्दे हैं जिसको लेके वो चुप नहीं बैठेगा। और इस बार तो उनको ताकत भी मिली है, वो जनता ने दी है। तो ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने आज जिस तरीके से कहा कि विपक्ष नखरे ना करे, ड्रामे ना दिखाए, तो क्या इनकी आवाज उठाना नखरे और ड्रामे है भारतीय जनता पार्टी की नजरों में? राशि जी, आपने एक चीज यहाँ पर कहा जो कि जब संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला वो संविधान की किताब लेकर के जब सत्र शुरू होता है तो पहुंचता है कि 25 जून का जिक्र ऐसे नहीं है। संविधान का किताब लेकर के जितने भी सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं संसद के अंदर में। और यहाँ पर संविधान का जो आज से 50 साल पहले हमने संविधान उठाई, ये इस तरह के। दूसरी बात हुआ है तो आपने कहा जो सारे मुद्दे जो लेते हैं तो दिए जाए, वर्तमान मुद्दे हैं में बात होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए। एक चीज बताइए, जो 50 साल पहले या 75 साल पहले हम चीजों को छोड़ दें, हम रमाकांत जी, आपकी आवाज ना काफी कट कट के आ रही है। कुछ नेटवर्क इशू है या तो, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रही हूँ। गूंज रही है इनकी आवाज। हाँ, बहुत ज्यादा इको भी हो रहा है, दूसरे मेहमान भी नहीं सुन पा रहे। एक बार फिर से बोलिए या फिर हम दोबारा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि क्या होगा, आप जो बोलेंगे हम सुन नहीं पाएंगे तो बात नहीं हो पाएगी ठीक से। आपको हाँ, बोलिए। इको आ रहा है। मैं ये कहना इन मुद्दे को जो वर्तमान आवाज आ रही है आपको सही? नहीं रमाकांत जी, हम एक बार फिर से आपको कनेक्ट करते हैं। नहीं प्लीज, क्योंकि ना बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। पुनीत जी भी आपको प्रॉपर नहीं सुन रहे हैं, उन्होंने 2 बार इंटरप्ट किया। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कम से कम इतनी आवाज तो हम सुन पाए कि हम जिस मुद्दे पे एक प्रॉपर चर्चा कर पाए। नहीं तो मैं सुन नहीं पाऊंगी, आप कुछ भी कह देंगे वहां से, यहाँ पता ही नहीं चलेगा। पुनीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पुनीत जी शायद। पुनीत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, पर मुझे लगता है प्लीज मेरा बाकी मेहमानों से एक निवेदन है, यदि उनके माइक ऑन है प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि क्या होता है यदि आप लोग के आसपास कोई है तो वो डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। प्लीज, मैं जिनसे सवाल ले रही हूं उनसे मेरी बात हो जाए प्लीज, ठीक है? पुनीत जी सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आप क्लियर सुन रहा हूँ मैम। मेरे को मेरा वीडियो ऑन है पर
ठीक है, वो हो जाएगा। पुनीत जी, यहाँ पर आपातकाल को लेकर जो बात हुई है, अभी मैं जितना सुन पाई थी रमाकांत जी को, वो कह रहे थे कि एक सवाल उन्होंने मुझ पे भी उठाया कि आप कह रहे हैं कि इसको भूल जाइए, तो जिन्होंने पहले संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं, वो किताब ले लेके वहां मौजूद है, इतना हो हल्ला कर रहे हैं, कैसे भूल जाएंगे? उस चीज को तो रखना ही पड़ेगा। जी, मैं भी इस पक्ष में हूं कि हमें कभी ऐसी चीजों को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सबक लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इस परिस्थिति को बिल्कुल ही भूला जाए, नहीं। मैं इनको ये याद दिलाना चाहूंगा कि आपातकाल एक गलत परिस्थिति थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हो रहा था, वो अघोषित आपातकाल, उसका तो कहीं डिस्क्रिप्शन या उसकी कहीं बात ये लोग करते भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपातकाल उस वक्त लगा था, तब आरएसएस ने उसे बहुत अच्छा बताया था। तो जिस आइडियोलॉजी से आप लोग उठ के खड़े हुए हैं, आप आरएसएस उसे अनुशासन पर्व कहती है, तो उस आइडियोलॉजी के बाद आज आप हम पर आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? आरएसएस ने यदि उसको अच्छा और अनुशासित पर्व कर दिया, तो फिर ये गलत कैसे हुआ? आप तो उसके उन्हीं के वैचारिक आगे एक्सटेंशन है आरएसएस के, दूसरा तो कोई है नहीं। मैं कभी आपातकाल को सही नहीं मानता। पर्सनली मैं ये मानता हूं कि आपातकाल कभी भी इस देश पे लागू नहीं होना चाहिए। जनता के अधिकारों का हनन कभी भी नहीं होना चाहिए। जनता ने उस समय के आपातकाल से सबक लेते हुए इस बार एक बड़े आपातकाल को रोका है, और ये चुनाव परिणाम जो बहुमत से अल्पमत में बीजेपी को लेकर आए हैं, ये उसका परिचायक है। आप यकीन रखिए, जनता को मालूम था कि क्या करना है। जनता ने इस चुनाव के अंदर इनको रोका है, क्योंकि 10 साल में इन्होंने जब 272 से ऊपर सीटें होने पर इस परिस्थितियों को दिखा दिया लोगों को कि वो क्या कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि बरसों बाद एक बहुमत की सरकार आई थी, अचानक 10 साल बाद उस सरकार से ऐसा क्या हुआ कि लोगों का मोह भंग हो गया और वो 240 पर आ गई। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इस बार चुनाव में 8 से 10% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बीजेपी को सिर्फ इसलिए वोट दे दिया कि मोदी सरकार हार नहीं सकती। अगर उन 10% लोगों को और ही कॉन्फिडेंस आ जाता कि इस मोदी सरकार टिक नहीं रही है, तो आप यकीन रखिए कि इनकी सीटें 150 तक आती। तो ये एक ऐसा क्राइटेरिया था जिसका इनको इस चुनाव में बेनिफिट मिल गया, अदरवाइज रिजल्ट बहुत अंतर आते। अब आपने जो मोदी जी के 2 भाषण सुनाए थे, 2019 का भाषण सुन के तो मैं भावुक हो गया, और मुझे लगा कि यदि इस देश में कभी संविधान दोबारा लिखने के लिए किसी व्यक्ति को ऑथराइज करना चाहिए, तो 2019 के नरेंद्र मोदी जी बहुत बेहतर व्यक्ति हैं। 2024 का जो बयान है वो उनकी असलियत है। 2024 में उन्होंने बार-बार नखरे प्रदर्शन और इन चीज़ों की बात की, तो आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून थे जिन पर बहुत अच्छी बहस, गंभीर बहस होनी सदन में अपेक्षित थी, उन सबको बाईपास कर दिया। यहाँ तक कि 150 एमपीज को इन्होंने सस्पेंड करके ऐसे कानून पास किए। इन्होंने भारतीय दंड संहिता और जितनी भी संहिता थी उन सबको बदला। आप मुझे वो बता दीजिए कि उन पर कितना डेलिब्रेशन हुआ, संसद में कितनी चर्चा हुई। इतने महत्वपूर्ण कानून बना दिए गए और बिना चर्चा के बना दिए गए, बहुत छोटी चर्चाओं के बना दिए गए। ये मतलब हैरानी की बात थी। और ये बात कर रहे हैं आपातकाल की, लोकतंत्र की, बहुत मतलब इसमें मुझे कई बार लगता है कि इनके कितने मुंह है, किस तरीके से ये बातें कह सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब कथनी और करनी का अंतर का अगर सबसे बड़ा उदाहरण होगा तो वो नरेंद्र मोदी जी की आप बातें और उनके कर्म दोनों देख लीजिए। तो मेरा ये मानना है, आपातकाल को मत भूलिए, लेकिन आपातकाल से आप तो सबक ले लीजिए। ठीक है, रमाकांत जी बोलिएगा, आप बोलिएगा। हाँ राशि जी, मैं बात पता नहीं कहाँ पे रुक गई थी। मैं एक चीज यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा। निश्चित बात है, सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए और देश चलाने के लिए आपको सहमति की बहुत आवश्यकता है। हम सत्र जब स्टार्ट हो रही है, अभी जब शुरुआत हो रही है, तो निश्चित तौर पर हम कंस्ट्रक्टिव और हेल्दी डिस्कशन के लिए हम भी अपेक्षा रखते हैं। ये केंद्र सरकार भी अपेक्षा रख रही है और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको भी इस तरह की अपेक्षा होनी चाहिए, जो उनकी बात सुनी जाए या जहां भी 2014-2019 के अंदर में उनकी बात सुनी गई। ऐसा नहीं है जो कहीं पे भी ऐसा लगा हो जो कि विपक्ष की बात नहीं सुनी गई। लेकिन विपक्ष का जो रवैया रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जैसे नखरे वाली बात है और जिस तरह से हंगामे की बात है, आप हंगामे करिए लेकिन कंस्ट्रक्टिव हंगामे करिए। आप कहीं ना कहीं हेल्दी हंगामे करिए, हेल्दी डिस्कशन करिए। अभी उन्होंने भाई साहब अभी कह रहे थे, अभी कांग्रेस का इमरजेंसी का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि निश्चित तौर पर हमें उन लोगों से सबक लेनी चाहिए जो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रधानमंत्री जी ने यही चीज कहा है।
आपने देखा होगा जो कि पिछले जो लोकसभा 2019 का जो था, उसमें आपने देखा जो किस तरह से संसद के अंदर में पैसे लेकर के प्रश्न पूछे जाते थे। तो क्या ये देश अपेक्षा करेगा जो कि अब हमें कोई पैसा देगा और हम संसद में इस तरह के प्रश्न करेंगे? तो ये जो कहने का मतलब मेरा एक चीज है जो कि कंस्ट्रक्टिव और हेल्दी डिस्कशन लोकतंत्र के मंदिर में होना चाहिए, ये हम सब की अपेक्षा है। अगर जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आकर आए हैं चुन करके जिनको भेजा गया है, उनको जनता से बहुत अपेक्षा है, तो जनता को भी अपेक्षा है ये सारी चीजें संसद के अंदर में संसद के पटल पर होनी चाहिए। मुझे लगता है जो कि कहीं न कहीं कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जिनको भी देखिए आंकड़े जरूर ऊपर नीचे हुए हैं, 2024 में आंकड़े ऊपर नीचे जरूर हुए हैं, लेकिन एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और ये मुझे लगता है जो कि देश को कहीं ना कहीं चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य योजनाएं या अन्य मुद्दे या अन्य विषय, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो भारत को सशक्त करने के लिए 2047 तक का जो प्रधानमंत्री का जो विजन है वो कहीं ना कहीं हम साकार होते देख रहे हैं। और इसमें विपक्ष की भी भूमिका उतनी ही होनी चाहिए जितना कि आप केंद्र सरकार से अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, देखिए 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो बार बार इमरजेंसी पे आते हैं, तो ठीक है नहीं भूल रहे हैं, नहीं भुलाना चाहिए, ठीक, तो वो बात लेकिन हो भी तो गई ना। आज उस चीज को ठीक है 25 तारीख आ गई है, आपको याद आ गया, आप उस बात को लेकर बात कर रहे हैं। 17वीं लोकसभा में कुछ और विपक्ष के लिए एक शब्द थे, आज कुछ और कहा जा रहा है, तो डिफरेंस तो दिखता है और जब डिफरेंस दिखेगा तो समझ में तो आएगा। खैर ठीक है, उस चीज को बहुत ज्यादा मैं नहीं लेके जाऊंगी इसलिए, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि 2 मुद्दे बड़े प्रभावी हुए। एक तो संविधान जो इस इलेक्शन से चलता हुआ आया वो खत्म नहीं हुआ, आज भी पूरी उसकी झलक जो है वो विपक्ष ने वहां दिखाई संसद में, और मुझे लगता है अब उसके बाद 25 तारीख आपातकाल को ले आए, तो 2 बातें तो हो रही हैं, इसलिए उसका कनेक्शन बना। 25 तारीख को ठीक है नहीं भूल सकते, लेकिन वो इस वक्त पे कोइंसिडेंस था, डेट्स तो अलग किसी और वजह से फिक्स हुई ना कि शपथ होंगी, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे, तमाम चीजें थी। 25 तारीख तो आ गई, तो आपातकाल बीच में आ गया, तो मुझे लगता है उसको हम कितना आगे लेके जाएंगे। दूसरे मुद्दे, दूसरी बातें, उस पर बात नहीं हो सकती। बात इस लाइन पर हमें आने की जरूरत है ना, कि इसीलिए हमने बात कही है कि संविधान को बचाना है, आपातकाल बहाना है, वो तो है। 50 साल की चीजों को लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, कौन कह रहा है कि बहुत अच्छा वक्त था, लेकिन अब हमें निकलना पड़ेगा और दोबारा ऐसा ना हो, भविष्य में ना हो। जैसा पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह की कालिख जो थी वो कभी इस तरह का स्वरूप देखने को ना मिले, तो ठीक है वो किसके कार्यकाल में हुआ, तो वो कहीं तंज तो किया ही ना उन्होंने, वो एक ठप्पा तो लगा ही हुआ है, तो उसको स्वीकारना भी पड़ेगा। खैर मीसम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैं सुन रहा हूँ। मीसम जी, संसद का पहला सत्र, मुझे तो हंगामा आज से ही नजर आया, और ठीक है अभी तो 1 दिन 2 दिन जब तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो रहा ये चीजें होनी हैं, तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन आज संविधान को की जो झलक मैंने देखी, मतलब पूरे विपक्ष को प्रदर्शन करते हुए, आवाज उठाते हुए, संविधान की वो किताब अपने हाथ में लिए हुए, और फिर आपातकाल पे जो टिप्पणी आ जाती है पीएम मोदी की, वो अपने आप में अलग कुछ बयां करती है। किस तरह से लेते हैं? देखिए, जो आपके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी का बयान सुना, उन्होंने 25 जून का जिक्र किया, आपातकालीन का, इमरजेंसी का। ठीक है, हम भी इमरजेंसी के कायल नहीं, बट बहुत सी चीजें ऐसी हैं अगर उनको अतीत में जाया जाएगा, उसको अतीत में खोजने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि देश की बागडोर अब युवा के हाथ में है, नौजवानों के हाथ में 21वीं सदी है, और हमें आगे बढ़ करके देखना होगा। अगर हम अतीत के पन्ने खोलेंगे तो बहुत से घाव ऐसे दिखेंगे जिसको देख करके मुझे लगता है कि न तो हमारे लिए बेहतर होगा, न हमारे देश के लिए बेहतर होगा, न ही हमारे देश के संविधान के लिए बेहतर होगा। और रही बात जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आपके सामने देखिए कहा कि विपक्ष की एक ताकत बनकर के आया है, उसका सम्मान करना चाहिए, ये वो दिन भूल गए कि जब इनके नेता ये कहा करते थे कि हम संसद को विपक्ष मुक्त कर दें। आपको याद होना चाहिए, अगर इनके पहले के वीडियोस आपके पास हों तो आप देखें और इनके नेताओं को दिखाएं कि ये इस तरह से चूर हो गए थे घमंड में कि ये कहते थे अब की बार तो हम विपक्ष मुक्त कर देंगे, संसद को विपक्ष मुक्त करते थे, और आज ये विपक्ष की बखान कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जब ये ताकत में होते हैं तब ये एकदम अंधकार में, एकदम क्रोध, आप यूं समझिए कि एक तरह से ये तानाशाह की तरह से रवैया अपनाते हैं, और जब ये कमजोर पड़ते हैं तो ये इस तरह से बन जाते हैं कि मानो इन्होंने कुछ किया ही ना हो।
और जिस तरह से आज संविधान के दिन संविधान लेकर के पहुंचे, और पहुंचना चाहिए ही था, क्योंकि हमने जो कहा था वही किया। हमने जनता को संविधान बचाने के लिए ही वोट मांगा था। तो लोकसभा के अंदर अगर संविधान की बात नहीं होगी तो फिर किसकी बात होगी? अगर देश की डेमोक्रेसी की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? तो जो हमने किया था, जिसके लिए हमने वोट मांगे थे, जिस संविधान की बात करी थी हमने, आज हम उसी संविधान के साथ, उसी संविधान के मंदिर में, देश के सबसे बड़े मंदिर में हम गए और हमने जा करके उस संविधान की शपथ ली और कसम खाई। हम दिखावा करने का काम नहीं करते हैं कि हम संविधान के साथ हैं और उसको माथा टेक रहे हैं और मन में मेरे कुछ चल रहा है। और रही बात जिस तरह से फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे, जिस अहंकारी रोल निभाया था संसद के अंदर, कि जो मन चाहे फैसले, जिनको बाद में विचार भी नहीं किया गया और फैसले कर लिए गए, अब वो सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, अब सोचना पड़ेगा। तो इससे पहले कि वो कोई और बात करे, तो शुरू ही उन्होंने यहाँ से किया कि विपक्ष नखरे ना करे। यानी वो चाह रहे हैं कि अब इतराए ना, यानी कि हमारा दबाव था, अब दबाव खत्म हो गया है तो आप इतराए ना। इतराने की बात नहीं है, हमने भेजा ही उनको है, वो और आए इसीलिए कि हमारी आपकी आवाज उठाने के लिए। तो अगर देश में देश के लोगों की आवाज उठाना नखरा है तो फिर आप क्या करते हैं? आप क्या कर रहे थे जब आपको 270 से ऊपर सीटें दी थी? तो आप संविधान के अंदर क्या कर रहे थे? तो आप तो इस तरह से इतरा रहे थे कि मैं पूछिए मत, आप तो किसी के काबू में ही नहीं थे, आप तो संविधान से ऊपर हो गए थे, आप तो देश के लोकतंत्र से ऊपर हो गए थे, आपने तो देश की जनता को अपना आधार इस्तेमाल स्थापित कर दिया था कि बिल्कुल आप एकदम बादशाह हो गए थे। तो इस तरह से रोकने का काम जनता ने किया और उस तरह से चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मजबूरी है। अब आपको उन बातों से कोई लेना देना नहीं जो आपने करी थी अब तक। अब आपको देश के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है फरीद जी, एक बात आ रही है बार बार जहन में, मुझे लगता है आपसे ही पूछूं, क्योंकि इसलिए भी ये गठबंधन जहां तक एक हिस्सा आप भी कहीं ना कहीं रहे, मुझे लगता है आज थोड़ा सा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जो ठीक है, विपक्ष है, अधिकार है उसका आवाज उठाने का, छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, नीट को लेके जो कुछ भी हुआ है उस पर भी आवाज उठाना जायज सी बात थी। लेकिन मुझे लगता है शपथ ग्रहण हो रहा था, शपथ के लिए नाम बुलाया जा रहा था, और कोई यदि शपथ लेने जा रहा है तो क्या इस तरह से हो हल्ला ठीक था कि आप नीट शेम तमाम तरह की चीजें ये भी सुनने और देखने को मिली? कम से कम शपथ ले ले कोई, उसके बाद भी चीजें हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि गलत हो गया या सही हो गया, पर दोनों तरफ की बात देखनी पड़ेगी ना। इसी सब चीजों को ना पॉइंट आउट करता है सत्ता पक्ष, और फिर वो कहता है कहीं ना कहीं कि आप लोग बेमतलब का हो हल्ला करते हैं, आप लोगों को सिर्फ इश्यूज बनाने हैं, आप लोग बाद में बात नहीं कर सकते, पहले जो चीज हो रही है उसको संपन्न नहीं करने देते। फरीद जी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट। हाँ बोलिए जी। तो जिस चीज की बात आपने, गलत है ये मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुआ कैसे, इसकी बुनियाद कैसे रखी गई? आपने देखा 2019 में जिस दिन पहले दिन शपथ ली जा रही थी, सारे के सारे जो एमपी लोग जा रहे थे, सारे के सारे लोग को हैंडल किया जा रहा था। उसी में से कुछ एमपी आए होंगे, कुछ नए लोग होंगे, ऐसा किया होगा। हालांकि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पुरानी चीज है जो इन्होंने बोया है तो कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा। आज देखिए मोदी जी की बात को कि एक तरफ से चाहते हैं कि विपक्ष इनका साथ दे, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से विपक्ष का जो काम है निभाए, ये उम्मीद करते हैं, मगर साथ ही साथ ये कटाक्ष करना नहीं भूलते हैं कि पिछले साल क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ। तो जो एक देश का प्रधानमंत्री है उसको एक नई राह दिखानी चाहिए, वो सबको साथ लेकर चल सके। जो जिस तरह की बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको लेकर चले, लेकिन मोदी जी की कथनी कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। आपने देखा कि एक तरफ वो बोलते थे मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं जिस दिन करूंगा उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा, दूसरे दिन मंच पे जाकर फिर वही बात करते हैं। तो मोदी जी की ना कोई बात का विश्वास है, ना मोदी जी की पार्टी का विश्वास है। इसीलिए बहुत से लोगों के दिलों में जख्म लगे हुए हैं। आज ही इमरजेंसी की बात करते हैं, जो पहले भी गलत था वो आज भी गलत है। और वो इमरजेंसी के टाइम में जब ऐसा हुआ था तो उस वक्त की जनता ने उस टाइम के लोगों को सजा दी थी, सरकार से हटा दिया था, हरा दिया था। और अभी जो पिछले 10 सालों में क्या हुआ, अघोषित इमरजेंसी जहां पर कोई कानूनी नहीं था, आज जब जनता ने फिर एक बार वही चीज दोहराई है, जनता ने अगर मोदी जी इतने सर्वप्रिय थे तो उनको कम से कम सीटों पर लाकर रोक दिया है। अभी भी वक्त है, मोदी जी को समझना चाहिए, सबको साथ लेकर
ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ लेकर चले, ना कि विपक्ष की। विपक्ष एक है, विपक्ष ने वोट मांगा था कि हमें संविधान बचाना है। विपक्ष ने ये नहीं कहा था कि हमको हिंदू मुसलमान बचाना है या किसी को। अगर हमारा संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा, क्योंकि हमारा संविधान से ही देश चलने वाला है। तो हमारी तो कोई गलत बात नहीं है। हम तो संविधान की किताब दिखाने की बात कर रहे हैं। क्या मोदी जी कहते हैं कि वो इस चीज को नहीं मानेंगे, या मोदी जी कहते हैं तुम लोग गलत कर रहे हो, हम संविधान नहीं मानेंगे? तो यही चीज मैं कहता हूं। ठीक है प्रियदर्शी जी, देखिए पक्ष और विपक्ष जो हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि संसद के जिस सत्र का इंतजार हो रहा था, जो शपथ ग्रहण हो रही थी, जो हंगामा उसमें देखने को मिला और जो बयान आए, क्या उन बयानों की, मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ, आज जरूरत थी? विपक्ष को लेके तो ठीक है, जो कुछ भी कहा गया ठीक है, लेकिन आपातकाल का जिक्र क्यों किया गया? 25 तारीख थी, वो याद थी इसलिए किया गया, या उसके मायने कुछ और थे, या फिर मुद्दे खत्म हो गए? बेहद आक्रामक है आज के दौर में। हम लोग आदी हो चुके हैं पिछले 10 सालों में सिर्फ सत्ता पक्ष को बोलते हुए सुनने का। विपक्ष को मौका मिला है, मजबूत विपक्ष आया है, तो विपक्ष भी अपनी बातों को रख रहा है। तो दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बन रही है। ताकत लगभग दोनों के बराबर हो चुकी है। पहले बहुत बड़ा फासला था, अब वो मिट चुका है। ऐसे में ये स्थिति आगे और देखने को मिलेगी। अभी जिस तरीके से टकरार हो रहा है, ये बढ़ेगा, ये टकराव बढ़ेगा और विपक्ष और ज्यादा आक्रामक होगा। पक्ष को आदत डाल लेनी चाहिए अब कि वो ज्यादा से ज्यादा सहनशील बने, और विपक्ष की भी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि बेवजह बेमुद्दे पर हंगामा न खड़ा करे। आज जिस तरीके से लग रहा है, कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर विपक्ष ने बेवजह आक्रामक रुख अख्तियार किया। पक्ष को भी अब समझना चाहिए कि वैसी स्थिति नहीं है कि हम अपनी मोनोपोली को पूरी तरीके से लागू कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हमारी सरकार, और वो बराबर कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार, पहले वो भाजपा की सरकार कहते थे या अपनी सरकार बताते थे, अब वे लगातार एनडीए की सरकार बता रहे हैं। तो इस तरीके से जाहिर हो रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों समानांतर स्तर पर आज खड़े हैं, और यही कारण है कि इन दोनों में टकराव की स्थिति बन रही है। पक्ष पचाने को तैयार नहीं है विपक्ष की ताकत को, और विपक्ष के बेवजह के मुद्दों को पक्ष अभी भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ये टकराव जिस तरीके से संविधान को लेकर के, आपातकाल को लेकर के, नीट को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान को शपथ के दौरान सेम की बात की गई, संविधान की दुहाई दी गई, आपातकाल को लेकर के तकरार हुआ, ये बढ़ेगा, बना रहेगा। राखी जी, ठीक है, देखिए मुद्दे जहां तक हैं, शायद विपक्ष के पास है बातें रखने के लिए और बोलने के लिए, वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वक्त मिलता तो कुछ कुछ जगह पे ठीक लगता है, कुछ कुछ जगह पे अच्छा नहीं भी लगता है, तो ये तो सोचने का विषय है। लेकिन ठीक है, उनको तो मौका मिला है तो वो करेंगे, लेकिन मुझे फिर भी लगता है इस तरह का मौका कम से कम सत्ता पक्ष को मत दीजिए, क्योंकि अभी वही बयान फिर उस पर कहते हैं ना, एक मोहर लग जाएगी कि ड्रामा करते हैं, बिना मतलब का शोर शराबा करते हैं, सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। शपथ ग्रहण हो रही है, बुलाया जा रहा है, आप उसमें भी कहीं ना कहीं बीच में आप इंटरप्ट कर रहे, तो ये सब चीजें जो है एक अच्छा मैसेज नहीं देती हैं। मुद्दे देखिए खत्म नहीं होंगे, नीट का मुद्दा ना खत्म होने वाला नहीं है। इमरजेंसी को आप बीच में ले आए, ठीक है, आपको लगता है लाना चाहिए, 25 जून का जिक्र है बोली, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोनों ही पक्षों को, पर ये मुझे अब आने वाले समय के लिए ठीक नहीं दिखता। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। अर्पित श्रीवास्तव जी, एक बात यहां पर आई कि संविधान को बचाना है। अब संविधान को बचाना है, कौन कौन बचाना चाह रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आपातकाल बहाना है, तो ये आपातकाल वाकई एक बहाना है? 25 जून आ गया इसलिए, या फिर पीएम मोदी ने जिस तरीके से इसका जिक्र किया, इसका कनेक्शन क्योंकि संविधान को लेकर बात हो रही थी इसलिए है? आप क्या समझते हैं आज का जो पूरा घटनाक्रम हुआ? देखिए राखी जी, जो चुनाव हुआ अभी, उसमें संविधान बचाने का एक बड़ा प्रमुख मुद्दा था विपक्ष का, और वो इसलिए भी आया कि जब ये नारे लगने लगे कि अब की बार 400 पार, तो विपक्ष ने उसको एक तरह से, चाहे कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नारा जो बैकफायर हुआ, और विपक्ष ने सीधे सीधे संविधान बचाने के ऊपर जो है पूरा चुनाव लड़ा। इसके अलावा अन्य भी मुद्दे थे, प्रभावशाली मुद्दे थे, जिससे उनको इतना लगभग जो है काफ़ी उनके विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आया। एक सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक आपातकाल की बात, बड़ी साफगोई से कांग्रेस प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि हम भी आपातकाल का समर्थन नहीं करते हैं। बड़ी जो है दुखद बात है, और पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है।
लेकिन एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, आज उसके 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जिस तरह की उनकी शैली है, इस बात का जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, चाहे भले ही एक बात तो तय है कि एक औपचारिकता हो रही थी, जो संसद सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी और तमाम बातें हो रही थी प्रोटेम स्पीकर द्वारा, उसमें इस तरह का अभी मुद्दा आना नहीं चाहिए था। और अभी भी 1-2 दिन बाद जब पूर्णकालिक स्पीकर बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है कोई भी जब सरकार अपनी कार्रवाई शुरू करती है तो ऐसे मुद्दे आएंगे। नीट कोई सामान्य मुद्दा नहीं है जिसको इस तरह से उठाया जाए। नीट एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरह की घटना हुई है इस पर निश्चित रूप से सरकार को जवाब देना पड़ेगा और सरकार ने बहुत सारी कार्रवाई भी की है। आप उस पर देखिए सीबीआई जांच का ये कर दिया है। इसके अलावा नेट की परीक्षा रद्द हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण है जिस पर की चर्चा होनी चाहिए। लाखों युवाओं का प्रश्न है, लेकिन ये वक्त नहीं था। ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे समय में ये पूरी कार्रवाई हो जाने देते, इसके बाद इन मुद्दों पर आते। लेकिन दूसरी तरफ जो है जिस तरह से अब देखिए इन्होंने किया, इसके बाद प्रधानमंत्री जी का आपने भाषण सुना होगा कि जो उन्होंने कहा कि इस तरह से डिस्टर्बेंस और ये तमाम चीज़ें तो अब तो होती रहेंगी। पहले विपक्ष कमज़ोर था, सत्ता पक्ष की पूरी ताकत थी, तो वो निश्चित रूप से विपक्ष की आवाज़ दबा लेता था या पार्लियामेंट से उनको सस्पेंड करके बिल पास हो जाते थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अगर होगी तो जनता पूरा जवाब देना जवाब दे सकती है, दिया भी है। आप देखिए 75 में जब इमरजेंसी आई तो जनता ने पूरा खुल के जवाब दिया। जनता खुद लोकतंत्र की रक्षा करने में सक्षम है। जब चुनाव होंगे तो जनता बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि भारतीय संविधान से छेड़छाड़ न हो। ये कोई जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनसे ज़्यादा हमको लगता सजग देश की जनता है। तो इस बात के मुगालते में तो कोई न रहे कि संविधान बदल देंगे। और रही बात यह कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो इस तरह का टकराव होगा, तो ये जो लोकसभा है 18वीं लोकसभा है, उसमें निश्चित रूप से गंभीर मुद्दे कहीं न कहीं छूट जाएंगे। तो ये तो है, जब भी कोई इस तरह की परिस्थितियां आएंगी, चाहे संविधान से छेड़छाड़ वाली बात आएगी या फिर संविधान बदलने की बात आएगी या आपातकाल जैसे काले अध्याय की बात आएगी, तो जनता, देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और किया भी नहीं है। तो हमें लगता है कि ये जो अब अभी का सिनेरियो है उसमें सत्ता पक्ष को भी बड़ा संयम से काम लेना पड़ेगा और विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। साथ ही विपक्ष को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। आज इस संसद में आपने देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे लोग पहली बार संसद में प्रवेश कर रहे हैं। उनको भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। जो हमारे वरिष्ठ सांसद होंगे उनकी बातचीत, उनकी कार्यप्रणाली, उनका डायलॉग, ये सारी चीज़ें नए सांसदों के लिए एक नज़ीर बनेगा। हमें लगता है कि आने वाले समय में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल रमाकांत जी, अब आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक बात है, देखिए सबका एक जो मत आया है निकल के वो यही आया है। देखिए आपातकाल का कोई समर्थन तो कर नहीं रहा, लेकिन हम इस बात पर जोर देते हैं कि ठीक है वो ऐसी यादें हैं जिसको कोई भुला भी नहीं पाएगा, ये भी सच है। लेकिन आज उसको इस वक्त पे लाना या उस पर कोई प्रतिक्रिया देना या उसको लेके ही सिर्फ टारगेट करना, मेरा कहना था कि इस चीज से हमें निकलने की जरूरत है। आज दूसरी चीजें हैं, हम विपक्ष के लिए भी यही कह रहे हैं कि आज जो शपथ ग्रहण हो रहा था उस वक्त पे आपको इस तरह से चीजें क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। आप बाद में कर सकते थे, सत्र शुरू होता, मुद्दे मिलते, बात करने को मिलता और आपको अपनी जो आप हंगामा करना भी यदि चाह रहे थे या अपनी आवाज उठाना चाह रहे थे तो आपको तो भी मौका मिलता। तो दोनों तरफ की देखिए बात हो रही है, लेकिन बार बार पूरी चीजों को यहां ले आना या संविधान पे ले आना, अब इस चीज से आगे निकलिए, क्योंकि जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। बहुत सारे मुद्दे पड़े हमारे देश में, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन पर बात कब होगी, उन पर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं है? राजीव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जो कि आज जो जब सत्र विशेष मतलब विषय के ऊपर में जब यहाँ पर नए जो सांसद हैं और जो सांसद हैं उनका शपथ ग्रहण होना था, तो मुझे एक चीज बताइए, मैं आप ही से छोटा सा एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप बताइए जो कि विपक्ष का ये संविधान का किताब लेकर के आना क्या मकसद था, क्या इंडिकेशन था, क्या सिंबॉलिक इंडिकेशन था, ये मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। आप आइए, संविधान का सत्र जिस वजह से संसद का सत्र जिस वजह से लाया गया है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और हेल्दी डिस्कशन करिए। अब एक चीज बताइए, नीट का या एनटीए का जो भी रवैया रहा है
वो कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि रमाकांत जी, जितना मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब विपक्ष देता, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूं ये तमाम चीजें लेके जाने और बोलने का, आरपी श्रीवास्तव जी ने कहा पूरे इलेक्शन में देखिए संविधान को लेके किस तरह के बयानबाजी आई, किस तरह से बयानों को रखा गया और कितना तूल पकड़ती गई वो चीजें। मतलब अब की बार 400 पार से वो चीजें शुरू हुई, फिर संविधान बदल देंगे, संविधान को बदलना है। तो मुझे लगता है ये चीजें इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ी तो शायद इनको लगता है कि अभी भी आप सरकार में हैं, हालांकि अब नहीं हो सकता, लेकिन वो चीजें जो घर कर गई है ना वो उसको रखना चाहते कि आप लोग क्या चाहते थे। तो वो एक उसका विरोध है, वो विरोध स्वरूप वो तमाम चीजों को लेकर पहुंचे, जो मैं समझ पाई। बाकी मुझे लगता है पुनीत जी बहुत बेहतर बताएंगे। अभी आप अपनी बात रखिए, फिर उनसे पूछूंगी। हाँ राखी जी, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, जो कि एनटीए या नीट का कोई भी समर्थन नहीं करता। मैं तो कहता हूँ जिस तरह का रवैया रहा है, और चाहे वो आप देखेंगे कि इस विषय को लेकर के या तो सरकार उदासीन होती तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है सरकार उदासीन है इसलिए आपने इस तरह का आपने संसद के अंदर में हंगामा किया, लेकिन जिस तरह से शपथ ग्रहण चल रहा था उस समय में आप वोटिंग कर रहे थे। मुझे लगता है कि आप सही समय पर सही विषय को लेकर के आएंगे तो मुझे लगता है कि जो देश की जनता आपसे अपेक्षा रख रही है वो कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा पर आप खड़े उतरेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, विपक्ष कोई भी समय हो, न सही समय देखना, न सही विषय देखना, बस सीधा उसमें जाना है और केवल वोटिंग करना है, विरोध करना है, केवल सरकार का विरोध करना है। ठीक है, पिछला 2019 या 2014 की बात अगर कर लें, अगर संविधान बदलने की अगर बात होती ना राखी जी, तो उसी समय में बहुत कुछ हो गया रहता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये कम से कम विपक्षी दलों का जो नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं इस तरह से हो सकता है जनता के मन में इस तरह की बातें हो, लेकिन इस तरह की बातें कहीं नहीं थी, जो विषय था ही नहीं, जो संविधान बदलने की बात थी ही नहीं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष। और वही चीज आज सुबह जब संसद आने की बात आई तो संविधान लेकर के आप पहुंच रहे हैं, संविधान की किताब लेकर के पहुंच रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि कम से कम पक्ष को या केंद्र सरकार को अपनी बात रखने का पूरा हक है। और निश्चित तौर पर आपने जैसे अभी मैंने जो भी कहा था, आपने कहा था कुछ विषय को छोड़ देना चाहिए। निश्चित तौर पर ज्वलंत मुद्दे जो हैं, वर्तमान के जो मुद्दे हैं, उस पर सही डिस्कशन होना चाहिए, उस पर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए। मैं इस चीज को जरूर मानता हूँ, लेकिन क्या आप जो पीओके को भूल जाएंगे, आप क्या अक्साई चीन को भूल जाएंगे? यूएनएससी में की जो संस्था थी उस समय में हम नहीं ले पाए क्योंकि हम चीन के लिए लॉबी कर रहे थे। ये सब सारी चीजें भूलने की चीज नहीं है, चाहे वो इमरजेंसी हो, भूलने की चीज नहीं है राखी जी। देश की जनता को सब कुछ याद है। निश्चित तौर पर आरपी श्रीवास्तव जी से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जनता सब कुछ उसके दिमाग में रहती है। जब वोटिंग करने के लिए जाती है, वोट देने के लिए जाती है, उसके पास बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी होती है, पूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ वो वोट करती है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसके ऊपर में कोई प्रश्न लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, पुनीत जी अपनी बात रखिएगा। उस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूं कि एक जो आपत्ति मुझे समझ में आई है सत्ता पक्ष की तरफ से, वो यही है कि आप लोग वो संविधान को लेकर क्यों पहुंच गए वहां। मतलब कोई अलग से कोई बात थी, हालांकि मुझे जो समझ आया वो मैंने उनको स्पष्ट किया, लेकिन फिर भी क्योंकि आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, आप बेहतर बताएंगे, कोई अलग से कोई मंशा थी? देखिए राखी जी, ये चुनाव जो था, ये चुनाव संविधान की रक्षा और संविधान को बदलने के बीच में था। आज इस देश की जनता ने जो मतदान किया है, जिस तरीके से जनादेश दिया है, वो जनादेश एक तरफ तो हो सकता है कि एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन वो जनादेश दूसरी तरफ संविधान की रक्षा का भी है। आप अगर ज्यादा गहराई में अगर लोगों तक अपनी बात रखेंगे तो पता चलेगा कि लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में केवल इसलिए वोट दिया कि इनको संविधान नहीं बदलने देंगे। तो ये एक बड़ी बात थी। मैंने आपको पहले अभी मेरी स्टेटमेंट में कहा था कि 5 से 10% लोग तो केवल इसलिए वोट दिया है इनको कि उनको यकीन नहीं था कि हार सकते हैं। जो सीटें 50,000 से जीते, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, अगर उन लोगों को यकीन होता कि ये हार सकते हैं तो आप यकीन मानिए कि 150 से नीचे चले जाते। एक कैटेगरी होती है वोटर की, वोटर कई मेंटेलिटी के साथ वोट डालता है, उसमें से एक मेंटेलिटी होती है कि जीतने वाले को वोट देना, तो उनकी नजर में ये था कि जीत रहे हैं। तो ये बड़ा आप संविधान हम उस देश की जनता के लिए लेकर गए कि देखिए आपने जिस संविधान की रक्षा के लिए वोट दिया है, उस संविधान की रक्षा हम लगातार इस सदन में करेंगे, पब्लिक के बीच में जाकर करेंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां करेंगे। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो नीट का हंगामा था, आप देखिए कि आज की तारीख में कितना बच्चों के अंदर
मायूसी आ चुकी है। कई बच्चे तो कह चुके हैं जिंदगी में डॉक्टर नहीं बनना। मतलब मैं कुछ ट्विटर पे वीडियोस देख रहा था जिनके, अब वो कह रहे जब पैसे से ही बनना है तो मैं डॉक्टर बन के क्या करूं। तो आप ये देखिए कि अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि इन बच्चों में फिर से विश्वास जगे। सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की, और सरकार में जो इनके मंत्री बने उन्होंने सबसे पहले उनको क्लीन चिट दे दी, आते ही बिना उसकी कोई ज्यादा जांच पड़ताल किए बगैर उनको क्लीन चिट दे दी। अब यदि सरकार अगर जागरूक नहीं है या सरकार इस मामले में किन्हीं लोगों को बचाना चाह रही है तो मुझे नहीं लगता कि नीट के मुद्दे पे किसी तरह की बात रखना, और किसी तरीके से सदन में इस वक्त बहस तो हो नहीं सकती, और जब बहस नहीं हो सकती तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है। जब वो मंत्री हमारे सामने आए तब हमने उनसे स्पष्ट कहा कि हम इस मुद्दे पे आगे आपके प्रति आक्रामक रुख रखेंगे, आप इसमें जनता बच्चों के प्रति आप न्याय कीजिए, बच्चों को न्याय दिलाइए और इसकी निष्पक्षता पर जोर दीजिए, नहीं तो ये आसान नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर अगर आप किन तरीके से बना रहे हैं, मतलब आप देखिए 720 में से 719 नंबर आ रहे हैं, 718 आ रहे हैं जो आ ही नहीं सकते किसी कैटेगरी में। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते तो पुनीत जी सारी बातें ठीक है, लेकिन आज उस वक्त पे जब शपथ ग्रहण हो रहा था तब इतना ज्यादा हंगामा की जरूरत नहीं थी। बाद में हो सकती थी, सत्र में भी इस विषय पे बात हो सकती थी। अब ठीक है, मैंने फिर कहा विपक्ष का अधिकार है, लेकिन उस ड्यूरेशन में यदि नहीं होता तो शायद एक अच्छी मिसाल पेश करता विपक्ष भी। तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत है जो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मौका मिलेगा ना सत्ता पक्ष को बोलने के लिए कि आप लोग बेमतलब का सिर्फ ड्रामा करते हैं। वो वही तो लाइन है जो इस तरह की चीजों पर आई है। देखिए वो इस चीज को खारिज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो इस चीज को ड्रामा कहकर हर बार खारिज करने की कोशिश करते हैं। ये खारिज करने से नहीं चलेगा। और ये ड्रामा नहीं था। क्या ये ड्रामा था? नीट के लिए हमने ऑल इंडिया लेवल पे प्रदर्शन किए हैं, ये कैसे ड्रामा हो गया? और नीट का विषय नहीं, आज की तारीख में गंभीर विषय है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय जिसपे सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक मंत्री जिसने आते ही क्लीन चिट दे दी, ये कैसे संभव था? आज इन्होंने सीबीआई जांच क्यों दी? कितनी परीक्षा निरस्त होगी एनटीए के द्वारा की हुई? तो इस नीट में कोई घोटाला नहीं है, नीट के अंदर कोई लीकेज नहीं है, तो फिर ये इतनी परीक्षा बार बार क्यों रद्द हुई? और नीट पे इन्होंने किस तरीके से 1500 कुछ बच्चों को वापस परीक्षा कराई, उनमें से 800 और कुछ बच्चे ही आए हैं। ठीक है, क्यों? ठीक है, चलिए। ये पहला मौका था जहां सामूहिक रूप से हमने इसका विरोध उस पटल पे किया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया और ना ही हमने ड्रामा किया है। ठीक है मीसम जी, अब आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल कुछ शपथ और होनी है, उसके बाद स्पीकर का एक इलेक्शन होना है, फिर डिप्टी स्पीकर की भी बात आएगी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वहां पे भी नोकझोंक होनी स्वाभाविक है, वो तो होगी ही। ये हो ही नहीं सकता कि शांति से कोई मामला हो जाए, लेकिन मुख्य फोकस होगा जब वो मुद्दों पे बात होना शुरू होगी, जब विपक्ष उन मुद्दों को सामने रखेगा जो सत्ता पक्ष को जवाब देना होगा, और इस बार तो देना ही होगा, इस बार तो आप खारिज भी नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीजों के लिए आगे आप देख पा रहे हैं कि सारी चीजें होंगी, या फिर मैं उम्मीद करूं कि कल भी फिर एक नए मुद्दे को लेकर शोर शराबा हो जाएगा, फिर कोई ऐसा बयान आ जाएगा कि उससे कनेक्ट कर देंगे। हालांकि ठीक है, आज ही आपातकाल पे इतनी बात हो चुकी है, स्टेटमेंट आ चुके हैं, तो कल तो दिन ही है, तो हो सकता है फिर उस पे आप लोग आ जाएं। देखिए राखी जी, अगर जिसे आप हंगामा और विपक्ष उसको नौटंकी कह रहा है, तो हम उसे देश की आवाज कह रहे हैं। अब तक के तो 10 सालों में जो सरकार भारतीय जनता ने चलाई पार्टी ने, अब सरकार असली चलाने का मौका है। अब समझ में आएगा सरकार किसे कहते हैं। ये जो मन की बात किया करते थे ना, अब प्रधानमंत्री जी मन की बात नहीं करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात कही हमारे प्रवक्ता ने कि जिस तरह से वो मोदी सरकार, भाजपा सरकार कहते थे, अब उनकी लैंग्वेज अब एनडीए सरकार पर आ गए। अब सबको लेके चलने की बात आ गई। अब देश कैसे चलाया जाता है, प्रधानमंत्री जी को इस पर से गुजरना पड़ेगा। अब उनकी सती प्रथा है, अब उनको बताना पड़ेगा कि देश के प्रति जवाबदेही देना पड़ेगी। और जिस तरह से आज उन्होंने इस तरह की बात कही, तो अभी कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे थे कि नीट से बड़ा मुद्दा देश के बच्चों के भविष्य के लिए क्या हो सकता है। अगर आज हम इतनी ताकत में ना होते तो शायद फिर हमको ये सदन से बाहर फेंकवा देते और हमारे ऊपर वोटिंग करा देते, हमारे खिलाफ करा देते और उठा करके मार्शल से बाहर करा देते। अब बाहर नहीं करा पाएंगे, अब जवाब देना पड़ेगा कि आखिर देश के अंदर इस तरह से बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ
नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करा जा रहा है उसका जवाबदेही कौन होगी? लगातार कभी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है, कभी नीट परीक्षा लीक हो जाती है। आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा? और अगर आपके हक और आपके पास इसकी सुविधाएं इससे बचने की नहीं है तो फिर आपको अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए, देश के संविधान से आपको मुक्त कर देना चाहिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और हर बार जो आप कहा करते थे कि आज से 20 साल पहले 50 साल पहले वो बातें गुजर गई। अब 10 साल पिछले का हिसाब और इन 5 सालों में आप देश के लिए और देश के युवाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं? देश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, आप देश की जीडीपी के लिए, देश के भविष्य के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? इसका एक एक जवाब अब देना पड़ेगा। अब उठाकर बाहर फेंकवा देने से बात नहीं चलेगी। अब देश की आवाज को नौटंकी बात कहने से आवाज नहीं चलेगी। जिसने भी विरोध किया, जिसने भी आपके खिलाफ खड़ा हुआ वो पाकिस्तानी हो गया, जो भी आपके खिलाफ खड़ा हुआ वो आतंकवादी हो गया। और इस तरह के जो पिछली आपकी जो आचरण रहा है उसका जवाब अब आपको इन 5 सालों में पता लग जाएगा कि देश में सरकार और सत्ता कैसे चलती है। ठीक है, ठीक है। फरीद जी, जल्दी से आप भी अपनी बात रखिएगा और एक छोटा सा सवाल ही लूंगी मैं बस, क्योंकि समय की भी सीमा है। आने वाला समय, अब क्योंकि एक बात इसी को आगे फॉरवर्ड कर रही हूं, क्योंकि एक बार सबने बोली है ये चीज कि पक्ष और विपक्ष दोनों को थोड़ा बैलेंस करके चलना होगा और एक अच्छे मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो, तमाम चीजें हो। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मुझे कल से भी उम्मीद है कि कल फिर कुछ होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या उस चीज को अपना पाएंगे, स्वीकार कर पा रहे हैं इंडिया गठबंधन? फरीद जी, आवाज नहीं आ रही है। संविधान भी अच्छे से चले, मगर ये पूरी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर है। लेकिन हमारी तो वही बात है कि हमें है उनसे वफा की उम्मीद, जो खुद नहीं जानते कि वफा क्या है। आज इमरजेंसी की इन्होंने बात उठाई जो कि जरूरत नहीं थी, मगर यही है कि जो जख्म वक्त भर चला है तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो? तो मोदी जी जो है सत्ता पक्ष में है, प्रधानमंत्री हैं, वो पुरानी जगहों में खुद कुरेद रहे हैं। वो तो दावत दे रहे हैं विपक्ष को कि आओ हमसे आके लड़ो। टकराने की राजनीति वो कर रहे हैं, विपक्ष नहीं। विपक्ष तो संविधान की किताब हाथ में लेकर चल रहा है कि अगर देश चलाना है तो इस किताब के हिसाब से चलाना है और कुछ नहीं। अगर उस पर भी ये बवंडर बनाना चाहते हैं तो देश जान रहा है, आप सब देख रहे हैं उनकी मर्जी क्या है। लेकिन हम लोग चाहते हैं देश अच्छे से चले, सदन अच्छे से चले। बाकी की जो मर्जी है सत्ता पक्ष के हाथ में है। सत्ता पक्ष जो चाहेगा, अगर वो चाहेगा टकराव हो तो टकराव होगा, अगर वो चाहेगा कि सत्ता पक्ष अच्छे से चले तो अच्छे से चले। ठीक है, देखिए टकराव तो होता ही रहेगा। मुझे लगता है प्रियदर्शी जी भी अपने स्टेटमेंट में पहले ही ये कह चुके हैं कि टकराव तो होगा। लेकिन प्रियदर्शी जी, मुझे एक बात यहाँ पर जाननी है कि कई सारे मुद्दे हैं अभी बात करने के लिए, जिस पर आगे संसद के सत्र में बात होगी। क्या उन मुद्दों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, देश में कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई मुद्दे हैं, आगे फ्यूचर को लेके बहुत सारी चीजें, उस पर आप एक सार्थक चर्चा होते देख पा रहे हैं? क्योंकि बार बार आपातकाल को ले आना, फिर उस पर तंज कसना, फिर उसके लिए आरोपित करना, देखिए जिसके जो कार्यकाल में हो गया वो तो होगा, नहीं भुलाया जा सकता। तो क्या उसको लेके बैठ जाएंगे? मैं शुरू से एक ही चीज को जोर दे रही हूं, लेकिन सबको लग रहा है नहीं, इसको नहीं भूल सकते। कोई नहीं भूल सकता, कोई बहुत अच्छा समय नहीं था, लेकिन आज हम कहां हैं? आज 50 साल हो रहे हैं इस चीज को। निश्चित तौर पर जो सरकार की कार्यशैली है, मोदी जी की जो कार्यशैली है, उसमें विपक्ष को वो घेरेंगे और विपक्ष को वो इसी तरीके से घेरेंगे। विपक्ष जिस तरीके से हो हंगामा कर रही है उसका भी फायदा नरेंद्र मोदी उठाना चाहेंगे, क्योंकि इस बार उनकी सीटें घटी हैं। तो वो विपक्ष को और किस तरीके से घेरे, नए नए तरीकों का इजाद करेंगे, क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में सीटों को बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है, मुझे नहीं लगता है कि इन 5 सालों में संविधान के संविधान परिवर्तन वाली बात हो या और भी कानून लागू करने की बात हो, वो पूरी होने वाली है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार जैसे तैसे नहीं, लेकिन जिस तरीके से भी चाहे 5 साल काट लें, 5 साल के बाद ही अपनी शक्ति में इजाफा करना चाहेंगे। इसीलिए विपक्ष को चाहिए कि बेवजह नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका नहीं दे। आपातकाल की बात अगर नरेंद्र मोदी याद दिला भी रहे हैं तो विपक्ष को इस पर उबाल लेने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के उबाल का फायदा नरेंद्र मोदी को ही होगा, विपक्ष को भी इस बात को समझना होगा। जिस तरीके से विपक्ष भी हूटिंग कर रही है,
नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इन लोगों का अराजक चेहरा जनता के बीच में आए, और अगर ये अराजक चेहरा अपना दिखाएंगे तो नरेंद्र मोदी जैसे खिलाड़ी के सामने फिर से इनको बैकफुट पर होना पड़ेगा। ठीक है, जनता ने सम्मानजनक सीटें दी हैं। जी चलिए, मैं क्योंकि समय की सीमा है बीच में रोकूंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। नहीं, देखिए, जो भी आपातकाल की बात है, जो गठबंधन के साथ बहुत सारे सहयोगी हैं, जो वो भी आपातकाल के भोगी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो। और जहाँ तक ये निशाना नरेंद्र मोदी जी ने किसके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर किया। सरकार उनकी थी, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ये आपातकाल लागू हुआ और उसका अभी परिणाम जो कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान लेके चलने वाली बात है, तो उसमें चलने वालों में संविधान को लेकर के जिस तरह से टारगेट करें नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो उधर से संविधान की दुहाई दे रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपातकाल से प्रभावित रहे। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में टकराव की जहाँ तक बात है, देखिए, विपक्ष तो आवाज़ उठाएगा ही, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। सरकार की अपनी जवाबदेही भी है कि वो जो है तरीके से दे। जहाँ तक एक दूसरे को लेकर के जैसे ब्लेम गेम वाली बात है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसा होगा, मोदी जी की जो कार्यशैली है उसके हिसाब से विपक्ष को घेरने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने चुनाव में देखा होगा कि वो भी फंसते नजर आ रहे थे इस चुनाव में, पिछले चुनाव में। तो अब इस बात को भी ध्यान देना होगा कि वो भी कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं कि वो भी घिरते नजर आए। तो इन सारी चीज़ों को भी समझना होगा। हमें लगता है राखी जी कि अब कल परसों और लगातार अब तो सत्र चलेगा, तो देखिएगा आगे आगे क्या होता है और फिर किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अगर सामंजस्य बनता है तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये तो खैर मुझे लगता है कल कुछ और शपथ होनी है, उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन है, फिर डिप्टी स्पीकर की बात आएगी। तो ये एक प्रोसेस है अभी 2-3 दिन का। उसके बाद मेन सत्र पे मतलब कहते हैं ना कि मुख्य रूप से तमाम मुद्दों पर आएंगे। लेकिन इन 2-3 दिन में ही क्या वो जो हम अभी बात कर रहे थे सार्थक होने की, एकजुट होने की, अच्छे से लेके चलने की, क्या वो होगी? इस पर तो देखिए संशय बना हुआ है। वो तो तस्वीरें मुझे लगता है जैसे जैसे आएंगी तो सब कुछ साफ होता जाएगा। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संविधान को बचाना है, आपातकाल तो बहाना है, बार बार इस मुद्दे को लाएंगे। 50 साल हो चुके हैं, उन बातों को लेकर आएंगे तो देखिए बात जब आती है तो दूर तलक जाती है। और मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा एक इंतजार करने की जरूरत है। विपक्ष के लिए भी है कि आपको यदि उकसाने की कोशिश है तो आप मत करिए, क्योंकि आपका इंप्रेशन खराब होगा। जनता ने एक अच्छे मजबूत विपक्ष को चुना है, तो आने वाले में समय में देखेंगे कि क्या एक वो अच्छी तस्वीर हमें दिखती है। ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।